हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रैश कोर्स सिविल सर्विसेज। आज इस वीडियो में हम रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का चैप्टर 2 है, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि डिमांड कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ऑफिशियली जो जाना जाता है इंडिया में 1934 में जो एम.एन. रॉय थे, ये एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट थे। इन्होंने 1934 में बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये जो एक लार्जली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया की। ये सेम डिमांड 1935 में आईएनसी के सेशन में उठाई गई थी। इसके अलावा सबसे पहले ऑगस्ट ऑफर था 1940 का। इसमें ये डिमांड मान ली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसके अलावा क्रिप्स प्रपोजल है, जिनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक्स भी बोले थे। इसमें बोला था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो हेडेड था क्रिप्स मिशन, उसमें ये था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इंडिया को एक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे जो इंडिपेंडेंट या जो इंडिया के लिए संविधान बनाएगी, जैसे भी होगा। इसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान की भी बात होती है। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही जो एक 3 मेंबर बॉडी थी और कैबिनेट मेंबर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही नवंबर 1946 को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन जानेंगे अब हम नेक्स्ट कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कंपोजिशन में एक प्री पार्टीशन और एक पोस्ट पार्टीशन कंपोजिशन आता है। प्री पार्टीशन में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स जो हैं ब्रिटिश इंडिया से आती थी, प्लस 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आते थे। 296 में भी 4 जो थे वो इंडिया में जो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी उनसे आते थे। इसके अलावा जब पार्टीशन हो गया तो जो पाकिस्तान वाले मेंबर्स थे, जिन भी ज्योग्राफिक लोकेशन में पाकिस्तान के मेंबर्स थे, वो पाकिस्तान में चले गए। वो उन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करी पार्टीशन के बाद। तो जितने पाकिस्तान के जो ज्योग्राफिकल एरिया था, जो टेरिटरीज थी, जो वहाँ से आते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उतने मेंबर्स कम हो गए बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इसके बाद पोस्ट पार्टीशन जो मेंबर्स की संख्या थी वो 290 रह गई, क्योंकि 299 रह गई, क्योंकि 90 मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में चले गए थे। इसके अलावा ये 296 जो थे मेंबर्स वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। इसके बाद जो 93 थे जो प्रिंसली स्टेट से आते थे वो नॉमिनेटेड थे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो खुद एक लिमिटेड फ्रेंचाइज से इलेक्ट हुआ करते थे। जैसे आज की डेट में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी, मेजर कमिटीज़ बनी थी, माइनर कमिटीज़ बनी थी, वो आपने पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में। इसके अलावा 11 सेशन हुए, जिसमें इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया। फर्स्ट मीटिंग हुई थी 6 दिसंबर को। इसके अलावा लास्ट मीटिंग हुई नवंबर 26 1949 को। 6 दिसंबर 1946 को ये मीटिंग हुई। नवंबर 1946 में चुनाव हुए थे। पहली मीटिंग हुई 6 दिसंबर 1940। उसके बाद नवंबर 26 1949 को लास्ट मीटिंग हुई, जहाँ पे सिग्नेचर हुआ। जैसे कि अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 26 नवंबर 1949 की ही डेट दी हुई है। ओके। इसके अलावा
जो 9 दिसंबर को जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको पहला टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उनको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, इलेक्ट किया गया, जो बाद में 26 जैन को 1950 को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। इसने और भी फंक्शन परफॉर्म किए, जैसे कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप रेटिफाई की, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रेटिफाई करी, इंडिया की कॉमनवेल्थ मेंबरशिप रेटिफाई की मई 1949 में। इसके अलावा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया? ये किया जुलाई 22, 1947। इसके अलावा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनको जनवरी 24 को अडॉप्ट किया 1950 में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको प्रेसिडेंट चुना था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो लोकसभा थी ना राज्यसभा थी। पहले इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा के 1952 में हुए, 1952 में। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। एम.एन. रॉय एक प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले डिमांड उठाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1934 में। वॉज द ओनली मेंबर रिप्रेजेंटिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी के ओनली मेंबर थे इंडिया में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में, इंडिया की, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एम.एन. रॉय जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना हुई 1925 में। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको की भी स्थापना में वो दिया था, मैक्सिको। तो ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एकमात्र जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर थे, वो थे सोमनाथ लहरी। सोमनाथ लहरी एकमात्र मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो एम.एन. रॉय नहीं थे। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी.एन. राव एक ज्यूरिस्ट थे और एक लॉयर थे। उन्होंने ड्राफ्ट भी प्रिपेयर किया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा एच.बी.आर. अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एच.बी.आर. अयंगर ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम इंडियन डोमिनियन गेव अप मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन। तो इसको अभी हमने डिस्कस किया था पीछे। मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे इलेक्टेड फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन गेव अप मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर पार्टीशन। ये स्टेटमेंट टेक्निकली गलत है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो क्या कहते हैं मेंबरशिप त्यागी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फाड़ हो गए थे, और जो पाकिस्तान के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, तो वो वहाँ के मेंबर बने रहे। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर होगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वॉज मेड अ फुली सोवरेन बॉडी। ओके, सोवरेन बॉडी का मतलब क्या होता है कि उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का पूरा वो था, फ्रीडम थी इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की।
यानी कि अगर सोवरेन नहीं होती तो इसका मतलब ये होता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, या उस टाइम पे माउंटबेटन जो पहला गवर्नर जनरल था इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो उनकी तरफ से कोई बाहरी इनके ऊपर प्रेशर था या डिसीजन मेकिंग में बाहरी कोई हस्तक्षेप था। तो ये ऐसा कुछ नहीं था और ये फुली सोवरेन बॉडी थी, संप्रभुता संपन्न, संप्रभु। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्योंकि पहले इलेक्शन जो है 1952 में हुए, लोकसभा के और राज्यसभा के, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के 1950 में। कब? जनवरी 26, 1950। तो किसने इलेक्ट किया था इनको प्रेसिडेंट? वो इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। थर्ड है, इट रिजेक्टेड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया की जो मेंबरशिप है सबसे रेटिफाई की थी मई 1949 में। किसने रेटिफाई की थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। सही पूछा है, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू माइनर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैंने अभी बताया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो काम करती थी, डिफरेंट कमिटीज होती थी। कुछ अगर मेजर कमिटीज होती थी, कुछ माइनर कमिटीज होती थी, कुछ एडहॉक कमिटीज हुआ करती थी। तो उनके बारे में, माइनर कमिटीज के बारे में देखेंगे हम। इवन नॉन असेंबली मेंबर्स वर चेयरमैन ऑफ माइनर कमिटीज। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसे कुछ माइनर कमिटीज थी, उसमें से आप एक थी, कमिटी थी एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। इसके जो मेंबर थे, वो, इसके जो चेयरमैन थे वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। इसके अलावा एक कमिटी थी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस पे। इसके चेयरमैन थे एस के धार, इसको धार कमेटी भी बोलते हैं। ये भी मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एडहॉक कमिटीज या माइनर कमिटीज के मेंबर या चेयरमैन जो हैं वो नॉन मेंबर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी उसको हेड कर रहा है या कमेटी का मेंबर हो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर हो। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज चेयरमैन ऑफ फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ये सही है, ये भी एक माइनर कमेटी थी। इसके अलावा डॉक्टर प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ये चेयरमैन थे एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो थर्ड स्टेटमेंट यही पूछा है, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो ये गलत हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, इसके चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एक मेजर कमेटी थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एज वेल एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वॉज रिपील्ड। तो 1947 से या 46 से 1950 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया था, वजूद में नहीं आया था, कार्य नहीं करने लगा था, तब तक ये दो जो एक्ट थे वो प्राइमरली इन्हीं से इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया की पॉलिटी फंक्शन कर रही थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया उसके बाद ये दोनों ही एक्ट रिपील हो गए। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1946। तो 1946 को
सॉरी 1949 होना चाहिए, 1949 होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 किस लिए फेमस है? क्योंकि लास्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसके बाद जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने सिग्नेचर किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और प्रियम्बल में भी आप देखोगे तो ये डेट मिलती है 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन ये है कि उस बाकी जो हमारा संविधान है वो कब आया? जनवरी 26 1950 को वजूद में आया, इन फोर्स हुआ। लेकिन कुछ प्रोविजंस थे, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन कौन से में? पार्ट 2 में दिए गए हैं, आर्टिकल 5 to 11, ये प्रोविजंस थे। इसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये है आर्टिकल 60 में। इलेक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, तो ECIB 324 में। और कुछ 366, 367 लेके बाद के जो आर्टिकल्स हैं, ये कब काम करने लगे थे? ये आ गए थे फोर्स में 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो कब आए? 26 जनवरी 1950, तो ये गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट नहीं आए थे, सिटीजनशिप, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद में कुछ दूसरे प्रोविजंस बाद में दिए हुए हैं, तो वो आए थे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी हमने डिस्कस किया था नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 22 1947, तो ये भी गलत हो जाएगा। 26 जनवरी को तो फोर्स में आया था, लेकिन 24 जनवरी को 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए थे। तो 2 and 3 गलत है, आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो अभी हमने कमिटीज डिस्कस करी थी, ये 3 मेजर कमिटीज हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, सरदार पटेल, एंड स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये मेजर कमिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे अभी हमने माइनर कमिटीज़ डिस्कस करी थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। इसके अलावा सेकंड है कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट, इसके सरदार पटेल चेयरमैन नहीं थे, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और अभी बताया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर प्रसाद। इसके अलावा ये एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के भी चेयरमैन थे। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी है, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और भी दूसरी कमेटीज़ थी, जैसे फंडामेंटल राइट सब कमेटी है, उसके चेयरमैन थे JV कृपलानी। माइनॉरिटीज़ पे सब कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे HC मुखर्जी। और उसके अलावा एक जो ट्राइबल से रिलेटेड सब कमेटी थी, ऐसी नॉर्थ वेस्ट से रिलेटेड, फ्रंटियर से रिलेटेड कमेटी थी। इन सब कमेटी, ये सारी मेजर कमेटीज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर करेक्ट पूछा है तो 3 ओनली, करेक्टली मैच 3 ओनली। तो इसी के साथ हमारे ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन MCQs पूरे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका रिवीजन सही से हो गया होगा इन क्वेश्चंस का। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ like and share this video and subscribe to our channel. Thank you.